और अब बात करते हैं कोरोना काल की। कोरोना काल में देश की राजधानी दिल्ली पर ऑक्सीजन का संकट बेहद भारी रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार ने कोर्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई का पूरा ब्यौरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करे। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर राजधानी में 311 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 20,960 नए केस सामने आए हैं। इस बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यह है कि अब दिल्ली में घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। तो तमाम लोग जो घर पर हैं, जो घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अब दिल्ली में घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई की जाएगी। तो दिल्ली ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर क्या बड़ी बातें कही, आपको हम वो भी बताते हैं। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही होगी। ऑक्सीजन की कमी से एक वरिष्ठ डॉक्टर की मौत हुई, ये जानकारी भी आप तक हमें पहुंचानी है। आपकी कमेटी बुनियादी बातों को नहीं देख रही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो नंबर है उसको भी आपको अपने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले नंबर्स में शामिल करना होगा। वहीं ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत बताया केंद्र सरकार का। देश में एक उचित ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत भी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं ऑक्सीजन वितरण की उचित रूपरेखा होनी चाहिए, यह भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये देखना होगा कि ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या सप्लाई चेन है, किस तरीके से उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और हम पॉलिसी तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोरोना संकट में हमें पूरे देश के बारे में सोचना है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करने की जरूरत है। तो ये अहम बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं केंद्र सरकार से, हम आपको उनकी पूरी जानकारी दे रहे थे। और हमारे साथ अब कोरोना काल में जिस तरीके से देश दूसरी लहर से जूझ रहा है और इस वक्त जो मेडिकल स्थिति है हिंदुस्तान में, उस पर बात करने के लिए गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं जो ऑन्को सर्जन है धर्मशाला हॉस्पिटल में। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग पैथ लैब में। डॉक्टर रवि मलिक हैं जो फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर रवि मलिक का रुख करूं तो डॉक्टर मलिक, हम किस तरीके से अब स्थिति का आकलन कर रहे हैं? जो कोरोना की दूसरी लहर है जिसमें संक्रमण बेलगाम है और मौत का आंकड़ा भी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, किस तरीके से स्थिति का एनालिसिस किया जाए इस वक्त? देखिए, स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है, कुछ हद तक भयानक भी है। क्योंकि देखिए, पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने लगभग 4,000 लोगों की, 4,000 से 20 कम, 4,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो किसी देश ने पूरे विश्व में इस पूरे पैंडेमिक में अभी तक इतना बड़ा आंकड़ा किसी देश से नहीं आया। और आंकड़े मौत के जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक दूसरे आंकड़ों की बात बताऊं, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 4,12,000 के करीब केसेस हुए हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। और ये डेफिनेटली चिंताजनक बात है। और चिंताजनक बात 2-3 वजह से है। पहली चीज तो हमारे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज के अंदर चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे दवाइयां आ जाए, चाहे हमारी मैन पावर आ जाए। दूसरी चीज है, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। 41% बच्चे 18 साल से कम है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर इस बीमारी ने उस तरफ रुख कर लिया, जो कि कुछ हद तक किया भी हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। और तीसरी चीज है, हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी तक बनी नहीं है। मात्र 2% लोगों को अभी तक हमने फुल डोज यानी कि दोनों डोजेस दे रखी हैं। इन आंकड़ों के चलते मैं ये सोचता हूं कि स्थिति डेफिनेटली भयंकर है। और वो है, लोगों को बहुत ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की जरूरत है। सरकारें भी जहां तक हो सके यथास्थान के ऊपर लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि इस वक्त की जो मोमेंटस कंसर्न है हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का,
मृत्यु का आंकड़ा रुकना चाहिए किसी भी हिसाब से। आप ये देखिए 9/11 के उस दिन के दुखद दिन में भी इतने लोगों की मौत नहीं हुई जितनी पिछले 24 घंटे में हमारे इधर मौत हुई है, और लगातार रोज उतनी मौतें हो रही हैं। जी जी जी, डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत क्लोजली आपने, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स को आपने इतने सालों तक डील किया है, डेथ को, मौत को आपने बहुत करीब से देखा है, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से हम मौत के आंकड़े को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एक डॉक्टर के तौर पर आप स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में? आदिति, अपनी शुरुआत जब कैंसर से की तो ये समझना जरूरी है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अधिकतर लोग क्योर होते हैं, लेकिन जिनको स्टेज 4 में भी डिटेक्ट होता है उनको भी समय मिलता है। अफसोस बस कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, और खास करके एक बार ऐसा हुआ जिसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। एक संक्रामक बीमारी बाहर से आई और बहुत कम समय, 2 से 3 दिन पूरी तरह डैमेज होता है, और लोग ऑक्सीजन के लिए गैस कर रहे हैं। उनकी स्थिति जब इमेजिन करो तो ऐसा लगता है मछली को जैसे पानी से निकालते हो, मछली मुंह खोल के सांस लेना चाहती है और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ये स्थिति भयावह है। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हमने कभी सोचा नहीं था ABC ऑफ मेडिकल साइंस हिंदुस्तान में नहीं होगा। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये बेसिक MBBS डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। कोई भी इमरजेंसी में जब मरीज तुम्हारे पास आए तो उसका एयरवे सिक्योर कर देना, ब्रीदिंग उसकी रहे और सर्कुलेशन मेंटेन कर देना। डॉक्टर करे क्या जब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी और नीति निर्धारण में कमी कहां रह जा रही? हर बार हिंदुस्तान कोरोना ग्राफ के पीछे रह जा रहा है। चाइना, इजराइल, US जिन्होंने भी कंट्रोल किया, कोरोना ग्राफ के आगे चले। हर समय उनकी पॉलिसी कोविड पैंडेमिक से आगे चली, हमारी पॉलिसी पीछे है। डॉक्टर रवि मलिक ने पॉइंट आउट कर दिया, बिल्कुल अभी आने वाले समय में यही होने वाला है। पिछले वेव में आपने देखा था 60+ में ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इस बार आप देख रहे होंगे 40-45 एज ग्रुप में ज्यादा लोग की मौत हो रही है। नेक्स्ट वेव कहना उचित नहीं होता है। नेक्स्ट जो संक्रमण होना है वो यंग बच्चों में होना है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना स्लो चल रहा है, बच्चों के लिए वैक्सीन ओपन नहीं किया है, तैयारी हमारी है नहीं, मतलब पूरी तरह से क्लटर्ड क्यों है? एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मुझे समझ नहीं आता इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ने पूरी तरह इस पर शिकंजा कसा हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट पूरा हैफजर्ड हुआ पड़ा है। इसको बहुत जल्दी ट्रैक पे लाना होगा, अदरवाइज देश की स्थिति गंभीर हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी हैं, डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से लोग जो टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जीवन रक्षक गैस की कमी न हो, इसके लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर बुधवार को न्यू मैंगलोर के बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर कोरोना काल में लाइफलाइन बना हुआ है, जो न सिर्फ सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक और जर्मनी से ऑक्सीजन के टैंकर लेकर आया है, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी ऑक्सीजन टैंकर्स को तेजी से पहुंचाने का काम कर रहा है। तो लगातार हर तरह से कोशिश करने की यहां पर प्रयास है कि लोगों की जल्द से जल्द मदद की जा सके, लेकिन इस बात को बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता कि इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। डॉक्टर समीर भाटी, जब हम कोरोना के टेस्ट की बात कर रहे थे शुरुआती समय में, उस वक्त लोगों को जब भी कोई सिम्टम्स फील होते थे वो जाकर टेस्ट कराते थे, रिपोर्ट आती थी और उसके बाद ट्रीटमेंट होता था। लेकिन पिछली जो इस बार जब वेव आई तो हमने देखा कि लोगों को चेस्ट का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, उसके बाद चेस्ट का CT स्कैन बहुत ज्यादा होने लगा। अब जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि थोड़े इन्फेक्शन में आपको CT स्कैन नहीं कराना चाहिए वरना आगे के समय में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में पेशेंट्स करें तो क्या करें?
जी बिल्कुल। जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन ने और डॉक्टर रवि मलिक ने बताया, पिछले 14 महीने से इस सब चीज़ों को, पैंडेमिक को हम बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं। और अगर दिल्ली की विशेष तौर पर बात करें तो दिल्ली में तो 3 वेव्स आ चुकी है, जो कि आपकी जुलाई, सितंबर और हमने दिसंबर के अंदर भी, नवंबर के अंदर भी देखी। अब इसमें आपका जो सवाल है कि स्पेसिफिकली इस बार हम जो देख रहे हैं कि चेस्ट के इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सीवियरिटी ऑफ डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस चीज में दर्शकों को और सबको समझना ये वाला बात जरूरी है कि हम आरटी-पीसीआर और सीटी स्कैन की अगर बात करें तो सीटी स्कैन को हम डायग्नोस्टिक के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बार बार हम किसी को भी नहीं कह रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट को माना जा रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड, सीटी स्कैन को हम सीवियरिटी, बीमारी की गंभीरता का पता लगाने के लिए हम कर रहे हैं। अब इसमें जो सवाल उठ रहा है रेडिएशन और सीटी स्कैन का, देखिए जो रेडिएशन की बात की जा रही है 300 से 400 एक्सरे का जो कंपैरिजन है, देखिए रेडिएशन अभी बात करें तो ये बात 30 से 40 साल पुरानी थी। अभी काफी अल्ट्रा मॉडर्न जो है आपके सीटी स्कैनर्स यूज हो रहे हैं और उनमें काफी लो डोज रेडिएशन होता है। और दूसरा जो हम बात करें सीटी स्कैन और ट्रीटमेंट प्लान, देखिए ट्रीटमेंट प्लान मैनेजमेंट में सीटी स्कैन की काफी उपयोगिता है। हम अगर ये बात करें रिस्क वर्सेस बेनिफिट तो बहुत सारी चीजों में अभी देखा गया है, सामने डॉक्टर मलिक भी चलाते हैं हॉस्पिटल, उन्होंने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगह में डिसीजन मेकिंग में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। और काफी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो हैप्पी हाइपोक्सिया के, उनको उस तरह के सिम्टम कुछ भी नहीं होते, पर बाद में जब सीटी स्कैन किया जाता है उनका तो पता लगता है कि वो काफी मॉडरेट टू सीवियर जो है उनको इन्फेक्शन है। और सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सीटी स्कैन का जरूरत है तो वहां पर सीटी स्कैन ही होगा और एक्सरे की जरूरत है वहां पर एक्सरे ही होगा। जी डॉक्टर मलिक, आपने जैसा कि बताया कि इस वक्त स्थिति चिंताजनक है, लेकिन यह भी सच है कि हमें अब इसका सामना करना है और किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाना है। बहुत ही क्लोजली मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मेडिकल सुविधाएं हैं हमारे देश की, उन्हें देखते हुए इस वक्त जो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है वो आपकी नजर में क्या है? देखिए, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इस बैटल के अंदर हमारे को प्रैक्टिकल जो है लिवरेज देंगी, यानी कि हमारे को वाकई ही मदद करेंगी। क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, उसके अंदर वेंटिलेटर्स और उसके ऊपर अभी भी पेशेंट और कोविड की वैक्सीनेशंस भी दे रहा हूं, तो मैं प्रैक्टिकल सजेशंस दे सकता हूं। सबसे पहले सजेशन मेरा ये है कि जितने भी लोग हैं वो रेमडेसिविर के ब्लैक मार्केट को ना बढ़ाएं। महंगे महंगे रेमडेसिविर लाके गरीब लोग लाला के लगवा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो ऑक्सीजन पे और एडमिटेड है। रेमडेसिविर किसी और व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसकी ऑक्सीजन कम है, वो इंडिकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। तो अब रेमडेसिविर का एक तो पैनिक छोड़िए। नंबर 2, ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली में बेहतर हुई है, सरकार ने मोबिलाइजेशन किया, मुझे लगता है आने वाले टाइम में मोबिलाइजेशन होगी। लेकिन मैं अपने डॉक्टर प्रोफेशनल्स को ये कहना चाहूंगा, आप अपनी पूरी ऑक्सीजन इन्वेंट्री को चेक में रखिए, कहीं पर भी लीकेज है उसको रोक के रखिए। पेशेंट्स की SpO2 जरूरी नहीं है कि हमें 98 पे मेंटेन करनी है, जो ऑक्सीजन के ऊपर है 93 to 95 के बीच में मेंटेन करिए, उससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन आपकी जो है चेक में रहेगी। तो इससे हम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रेमडेसिविर की होगी, ऑक्सीजन की होगी। जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि 2 कैटेगरीज हैं कोरोना की। एक तो वो कैटेगरी है जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस है, जो केवल घर में रहेंगे। जो घर में रहेंगे उन्हें किसी किस्म की जांच की, किसी किस्म की कोई आवश्यकता नहीं है दवाइयों की ज्यादा, वो अपने डॉक्टर के टच में रहें। अगर डिजीज प्रोग्रेस होती है तभी सीटी स्कैन होगा, तभी ब्लड टेस्ट होंगे। अगर आप माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप केवल घर पे रहिए और लोड ना डालिए हमारे हेल्थ केयर के ऊपर और अपने डॉक्टर के टच में रहिए। यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी, जैसे मेरे हॉस्पिटल में वी हैव क्राइटेरियाज, अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तभी रखेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट खत्म हो गई हम डिस्चार्ज कर देंगे। अर्ली डिस्चार्ज एंड जो मैनेज अगर हम इससे करेंगे तो 20-30% लोड हमारे ऊपर ये कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बताऊंगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया, आप बार बार RT-PCR मत कराइए। वंस रैपिड एंटीजन टेस्ट हैज कम पॉजिटिव, इसका मतलब हमने वायरस का थंबप्रिंट ले लिया है, अब आपको दोबारा कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, आप पॉजिटिव हैं, अपनी एहतियात बरतिए। और जनरल पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लॉकडाउन के नियम है, जो भी आपके नियम है, उनको फॉलो कीजिए। इस वक्त भयंकर स्थिति है और इस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का हमारा यही ध्येय है कि आपकी मृत्यु ना हो। हमारे ऊपर अननेसेसरी लोड भी मत डालिए,
लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताऊंगा, ये भी ना हो कि आप केस को घर में बिगाड़ दें और हमारे पास लास्ट स्टेज में लाएं। मेरे हॉस्पिटल में इस तरह का 1-2 मरीज डेली आते हैं जो कि 40 की SpO2 पे आ रहे हैं या 30 की SpO2 पे आ रहे हैं, जिसमें कि उसके बाद बहुत कुछ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बताना चाहूंगा, 5 पॉइंट बताना चाहूंगा लास्ट में, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। ये 5 चीजें अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट घर पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 चीजें उसे हो रही हैं, तुरंत हॉस्पिटल में जाइए ताकि केस भी ना बिगड़े। ऑक्सीजन अगर कम हो रही है, स्पेशली अगर 94 से कम हो रही है, तुरंत हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए। कभी भी लग रहा है सांस में दिक्कत है, छाती में दर्द हो रहा है, कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके होंठ और नेल्स नीले पड़ रहे हैं, तुरंत कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको गफलत हो रही है या थोड़ी खुमारी आ रही है, तुरंत कांटेक्ट कीजिए। 7 दिन के बाद हाई ग्रेड फीवर चल रहा है तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ये आप चीजें करेंगे तो मत, मैं आपको बता दूं 60% मौतें, 50 से 60% मौतें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम टाइम रहते जो है हॉस्पिटल में जाए। तो थोड़ी सी सर्विसेज को हम सुचारू कर देंगे तो इस रास्ते से हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपने तफसील से बताया कि क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, जो एक्शन करेक्टिव मेजर्स इस समय लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से धर्मशिला हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार का रुख करती हूं। डॉक्टर कुमार, अगर जैसा कि डॉक्टर मलिक बता रहे हैं, आपकी नजर में करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए और इमीडिएट मेजर्स लेने के लिए अगर कहा जाए पेशेंट से, तो आप क्या पॉइंटर्स देंगे उन्हें? जी, डॉक्टर रवि मलिक ने बिल्कुल कुछ पॉइंटर्स बता दिए हैं। मैं 3 स्तर पे इसको बता देता हूँ। व्यक्तिगत स्तर, हर इंसान को क्या करना है, कम्युनिटी स्तर और गवर्नमेंट के स्तर पे क्या क्या करना है। इंडिविजुअल बिल्कुल बहुत सारे एटिपिकल सिम्टम्स भी इस बार आए हैं, एटिपिकल लक्षण भी हैं। अगर वैसे लक्षण हैं तो टेस्ट करा लें। दूसरा, बहुत सारे अफवाह, जैसे डॉक्टर भाटी ने भी क्लियर किया कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर होता है, इस तरह का अफवाह LDCT का कॉन्सेप्ट आ गया है, लो डोज सीटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। सीटी स्कैन कराने से लेकर दवा लेने तक सिर्फ फिजिशियन के सलाह पर लें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, एक्सेप्ट पैरासिटामोल जो गवर्नमेंट ने भी बताया है। इसके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें आप, ना सीटी स्कैन कराएं, ना कुछ कराएं, फिजिशियन की सलाह पे कराएं। अपने घर पे जो ऑब्जर्वेशन में है उसका डॉक्टर रवि मलिक ने बता दिया। एट द सेम टाइम जैसे ही मौका मिलता है वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के बारे में बहुत अफवाह है, उस चक्कर में ना पड़े। ये व्यक्तिगत। सामूहिक स्तर, कम्युनिटी लेवल पे क्या करना है, एक दूसरे की अभी मदद कर ले, बाद में आप सब निपटा लीजिएगा जो निपटाना है जिसको। जितने एनजीओज हैं, RWOज हैं, उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा जहां हो सके, ये सोशल डिस्टेंसिंग का समय नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का समय, सोशल कोलैबोरेशन का समय, टुगेदरनेस का समय, एकजुटता का समय। आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, उनको बायकॉट मत कीजिए। घर में, सोसाइटी में लोग बायकॉट महसूस करते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे खाना पहुंचाने से लेके, चाहे ऑक्सीजन से लेके। और गवर्नमेंट से मैं कहूंगा, वैक्सीनेशन की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे, वो वायरस को म्यूटेशन होने का चांस कम मिलेगा, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। 3 स्तर पर अगर काम करें तो हम भी इजराइल की तरह या न्यूजीलैंड की तरह हम भी उस कंट्री में आ सकते हैं। बाकी कहने की जरूरत नहीं होती, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि इंडिया ने भी अच्छा। जी, डॉक्टर समीर भाटी, टेस्टिंग की जब बात करें तो टेस्टिंग को लेकर लोगों को क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पिछले साल से भी, और अभी डॉक्टर अंशुमन ने भी क्लियर किया कि हाँ, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार डेफिनेटली टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अभी हमें अपने ट्रांसमिशन रेट को रोक के पॉजिटिविटी रेट को कम लेकर आना है। हाँ, बट इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात जरूरी है कि अगर आपका नेगेटिव आया और अगर आप सिम्टोमेटिक है तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें। बार बार रीटेस्टिंग करा के ये ना कंफर्म करें कि मैं पॉजिटिव हूंगा उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्टम आते ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया ताकि आप ट्रांसमिशन ना बढ़ाएं। दूसरा, एक बात, जिस तरह से हमारे पास रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रही है कि आपका क्वारंटाइन भी पूरा हो गया फिर भी दोबारा से टेस्ट करा के दोबारा कराते हैं, थर्ड टाइम की हम जब तक नेगेटिव नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 14 डेज क्वारंटाइन पीरियड आपका ओवर हो गया, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसके बाद आपको रीटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक बार जिस तरह से डॉक्टर रवि मलिक ने भी क्लियर किया कि मास लेवल पे अगर हम रैपिड स्क्रीनिंग से जल्दी टेस्ट करें और उनमें से जो पॉजिटिव है उनको तुरंत आइसोलेट करें और बाकी फर्दर, तो इस तरह से हमें मास लेवल पे
जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण तो ट्रांसमिशन को रोकना है। और बाकी डॉक्टर मलिक ने और डॉक्टर अंशुमन ने बता ही दिया कि हम मृत्यु दर को काफी हद तक रोक सकते हैं अगर हम सभी एक तरह से अलर्ट और अटेंटिव होके इस महामारी के लिए काम करेंगे तो। जी, और डॉक्टर रवि मलिक, जैसा कि हर कोई लगातार अब ये कह रहा है, हर डॉक्टर का यही व्यू पॉइंट है कि वैक्सीन ही इस वक्त एकमात्र हथियार है इस बीमारी को मात देने का। वैक्सीन को लेकर भी हिंदुस्तान में लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कुछ लोगों का कहना है कि स्पुतनिक वी का वेट करना चाहिए, कुछ का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद हमें इश्यूज हो गए। वंस एंड फॉर ऑल वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन इस बीमारी का ब्रह्मास्त्र है। वैक्सीन इस बीमारी के लिए संजीवनी बूटी है और जो अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रमित हैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है। वैक्सीन के बारे में मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। हमारे देश में 16 करोड़ के करीब वैक्सीन दे दी हैं। ये बिल्कुल सेफ है। मेरे इधर मैंने अपने हॉस्पिटल में हजारों वैक्सीन दी हैं। जब से ये वैक्सीन का कैंपेन शुरू हुई है तो हमने हजारों वैक्सीन दी हैं। एक भी डेथ पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट से नहीं हुई। तो एक चीज बड़ी क्लियर है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इसका मतलब ये नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकती है, थोड़ी लोकल साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। दूसरी चीज, वैक्सीन लगने के बाद 70 से 75% उम्मीद है आपको कोरोना होगा ही नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, 75% चांसेस आपको कोरोना होगा ही नहीं, और अगर 25% होगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। ये चीजें लगभग तय हैं। तो लोगों को वैक्सीन जहां पर भी उपलब्धि हो, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले, बिल्कुल पहले सांस रोकिए, वैक्सीन लगवाइए, बाद में सांस लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वैक्सीन कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है, ये सब क्लिनिकल ट्रायल से आई हैं और आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं जो भी आपके शहर में उपलब्ध है या जैसे भी है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आंख बंद करके लीजिए, दे आर सेफ और ये आपको प्रोटेक्शन के अंदर रखेंगी। वैक्सीनेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है और वैक्सीनेशन जितनी हो सके कराएं, ना केवल अपनी बल्कि अपने परिजनों की भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है। सीटी स्कैन मत करवाएं जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता। एक सीटी स्कैन में 300 एक्सरेज का एक्सपोजर है। पता चले कि कोविड के पैंडेमिक जाने के बाद में हमारे पास में ब्लड कैंसर या इस तरह के लोग आ रहे हैं क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। सीटी स्कैन केवल तभी होगा जब डॉक्टर कहेगा। सीटी स्कैन पहले, दूसरे, तीसरे दिन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें आपको ज्ञात होनी बड़ी जरूरी है। जी बिल्कुल, और डॉक्टर अंशुमन, जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक भी बता रहे हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों ने अपने दिमाग में बहुत सारे शायद व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ज्यादा ही जानकारी इकट्ठी कर ली है। इसी ओवर जानकारी का हिस्सा है कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर अपनी राय बनाना कि अब ये नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ गया है। एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोरोना के कितने वेरिएंट्स हैं, बजाय ये जानने के कि आपको बेसिक्स अपने ठीक रखने हैं, कोविड रूल्स को फॉलो करना है। जी अदिति, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। पिछले साल 2020 में अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो भारत में पनप रही थी जब कोरोना आना चालू हुआ था, जी न्यूज पे हमने रैपिड फायर राउंड किए थे और इस साल भी हमने जी न्यूज के साथ किए। वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे घूमती हुई अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे ही हम करते हैं। इस पे कोई तथ्य नहीं होता है, इसके पीछे कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होता है। कुछ लोग अपने बाइट चलवाने के लिए या डाटा कंज्यूम कराने के लिए इस तरह की परिकल्पनाओं को करते हैं। वेरिएंट क्या है समझने की जरूरत है। मतलब एक बाप है, उसका बच्चा हुआ, उसकी शकल थोड़ी और बदल गई, उसका बच्चा हुआ, उसकी शकल थोड़ी और बदल गई, लेकिन इस बार रहेंगे भारतीय। सिमिलरली कोरोना विरिडी एक फैमिली है, उसका वायरस SARS-CoV-2 एक ग्रुप हुआ, ये अपनी संरचना में थोड़े बहुत चेंजेस ला रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस से मतलब है ये एग्जैक्ट वायरस चेंज नहीं हो रहा है। चाहे आप E440K की बात करें या 452 की बात करें, चाहे जिस भी वेरिएंट की बात करें, सारे वेरिएंट में वैक्सीन कारगर है। सारे वेरिएंट से बचने के लिए वही 3 एडवाइस आज भी काम कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटेशन। सारे वेरिएंट्स में इंजरी एक है, हाँ इन्फेक्टिविटी जरूर बढ़ी थी, संक्रामक क्षमता मतलब एक व्यक्ति से कितने व्यक्ति को संक्रमित कर सकेगा ये क्षमता बढ़ी थी, मारक क्षमता भी नहीं बढ़ी है किसी वेरिएंट में। इसलिए वेरिएंट पे जो डिस्कशन होता है, आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक है। अगर वैज्ञानिक सोच आप रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, तो पूरी तरह पढ़ें कि फिर
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, म्यूटेशन कहां पे होता है, और इस म्यूटेशन के कारण स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको अगर समझना है तो पूरी जानकारी पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं आधी जानकारी पे त्रस्त और त्राहिमाम मत मचाइए। इससे वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से लोग बहुत त्रस्त आ चुके हैं। अब उनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, समय दीजिए, ताकि कम से कम एक गहरी सांस लें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हमारा देश फिर से पॉजिटिव काम में लगे। अभी बहुत नकारात्मक सोच चल रही है। जी डॉक्टर समीर भाटी, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा, जाते जाते लोगों से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है, पैनिक होना लाजमी है, लेकिन उस पैनिक को मैनेज करने के तरीके। जी बिल्कुल, इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एकदम बहुत ही तेजी से ये सब हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर बात में हमें अपना क्विक डिसीजन लेना है, देरी नहीं करनी। जितना भी डॉक्टर मलिक और डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया सब चीज, कि आपको जब भी सिम्टम लगे आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें, इस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक करने के लिए सबकी सहायता करें। बहुत उसको रोक सकते हैं, अपने डॉक्टर के टच में रहें, फॉलोअप में रहें। जो उन्होंने आपको मॉनिटरिंग की चीजें बताई है उसको आप रेगुलरली मॉनिटर करें। ऐसा ना हो कि फिर, क्योंकि अभी जिस तरह से हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा लोड है, ज्यादातर केसेस ऐसे ही आते हैं जो बहुत एकदम लेट स्टेज के ऊपर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो सिर्फ हमें यही बात अभी ध्यान रखने वाली बात है कि हम सीवियरिटी को रोकें, और जो भी बातें आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुने और उनको फॉलो करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर रवि मलिक, तीनों डॉक्टर्स ने बताया किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। वैक्सीन जब आपकी बारी आए तो जल्द से जल्द दोनों डोजेस लीजिए और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पैरामीटर्स बॉडी के ठीक हैं तो घर पर रहिए, घर पर ही अपनी मॉनिटरिंग कीजिए और एक हेल्थ सिस्टम जो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है उस पर और बोझ मत डालिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.